कि राफेल में ऐसी क्या खासियत है जो दुनिया में किसी और फाइटर जेट में नहीं है। और अगर राफेल के कैटेगरी के और फाइटर जेट दुनिया में उपलब्ध हैं तो फिर हम राफेल को ही क्यों चुन रहे हैं। सबसे पहले जो रफाल की कैपेबिलिटी है, अगर मैं कहूं कि J-20 जहाज है जो चीन के पास इस समय 300 के करीब है, वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। और पाकिस्तान के पास सिर्फ J-10C और JF-17 है जो कि 4.5 जनरेशन है। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ देखें तो रफाल कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत अच्छी हैं। और खासकर अब हम F4 वर्जन ले रहे हैं, जो 90 के करीब आएंगे वो F4 वर्जन होंगे और 24 के करीब होंगे F5 वर्जन। उसका रेडार भी बेहतर है, उसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, तो यानी कि ना केवल हवा से हवा में टारगेट पिक करेगा, जो हवा से ग्राउंड के टारगेट है जैसे कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो गए, बंकर हो गए टेररिस्ट के, या फिर जो दूसरे उनके टैंक्स या आर्मी के टारगेट सिस्टम्स हो गए, तो उनको पिकअप करने में भी बेहतर क्षमता होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। भारत और फ्रांस के बीच एक बहुत बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। दोनों देशों के बीच 3,25,000 करोड़ की यह डिफेंस डील हो रही है। कीमत के लिहाज से यह भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी, जिसके तहत भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलने वाले हैं। भारत फ्रांस के बीच राफेल डील की सबसे खास बात यह है कि इसमें 24 विमान सुपर राफेल होंगे। इन एडवांस जेट को F5 वर्जन कहा जा रहा है, जिन्हें फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन बना रही है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल हैं वो F3 वेरिएंट है और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट ये बताए जाते हैं। इनमें स्टेल्थ फीचर्स हैं और न्यूक्लियर वेपन को कैरी करने की क्षमता है। नई डील में मिलने वाले ज्यादातर जेट F4 वर्जन के होंगे, जो ज्यादा एडवांस सिस्टम और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। बताया जा रहा है कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से F5 राफेल को और ज्यादा एडवांस कैटेगरी में रखा जा रहा है। यह अभी डेवलपमेंट के फेज में है। प्लान के मुताबिक F4 जेट की डिलीवरी 2028-29 से शुरू होगी, जबकि 2030 के बाद मिलने वाले जेट F5 यानी कि सुपर राफेल होंगे। इस डील के बाद फ्रांस के अलावा भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इतनी एडवांस कैपेबिलिटी वाले राफेल फाइटर जेट होंगे। डील एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी लेवल में बड़ा बूस्ट मानी जा रही है। फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन से होने वाली इस डील में अहम बात यह है कि 114 में से 96 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। सिर्फ 18 जेट उड़ान के तहत तैयार, उड़ान के लिए जो बिल्कुल तैयार है, फ्लाई अवे कंडीशन के साथ सीधे फ्रांस से मिलेंगे, सिर्फ 18। बाकी विमानों का प्रोडक्शन भारत में होगा और उनमें करीब 60% तक स्वदेशी पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। राफेल जेट का निर्माण मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के तहत होगा। दसॉ एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्शन करने जा रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल आज हम चर्चा करेंगे एयर कमोडोर AS बहल साहब के साथ, उस पर यह पूछेंगे कि जिस तरीके की तैयारी भारत की एयरफोर्स की होनी चाहिए पाकिस्तान और चीन के मोर्चे को देखते हुए, क्या वैसी तैयारी भारतीय एयरफोर्स की है? क्या उतने फाइटर जेट हमारे पास हैं? क्या वो 42.5 स्क्वाड्रन जिसका टारगेट लेकर हम चल रहे थे वहां तक हम पहुंच पाए हैं? और जो कम फाइटर जेट हमारे पास हैं, अगर खुदा ना खास्ता एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ गई तो क्या वो कम तो नहीं पड़ जाएंगे? बहुत बहुत स्वागत है बहल साहब आपका। बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए और एक अच्छी डिस्कशन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि यस, आज हमारे पास 13 स्क्वाड्रन की शॉर्टेज है, 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 29 के करीब हैं। और साथ में ये भी कहूंगा कि आने वाले समय में हमारे 12 स्क्वाड्रन जो हैं उसके अंदर के जहाज 40 साल पूरे कर चुके हैं, तो 2035 से लेके 2037 तक इन 12 स्क्वाड्रन को भी हमें रिटायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी जरूरत है आज भारत को फाइटर स्क्वाड्रन्स की। और ये जो गवर्नमेंट डील अगर होती है तो इसमें एक चीज फायदेमंद होगी कि वो जल्दी आ जाएंगे। जब हम 114 जहाज लेते हैं तो 114 का मतलब है 6 स्क्वाड्रन। तो अगर 19 हम माफ कीजिएगा 29 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं तो 35 हो जाएंगे अगर ये 6 स्क्वाड्रन लेते हैं। लेकिन जो पहले जहाज हैं इसके अंदर वो ज्यादातर आएंगे 2028 से 2030 के अंदर। इस दौरान हमको 18 जहाज देंगे वो,
उसके बाद से 2030 के बाद से हमारे जो जहाज यहां भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ में हमें इस डील को, सिर्फ इस डील को एक नंबर्स की तरह नहीं देखना। ये डील का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, वो भी एविएशन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए आज ही के दिन पे फाइनल असेंबली लाइन H125 हेलीकॉप्टर्स की भी, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की भी इनॉग्रेट हो रही है। उसका मतलब है ये मोस्ट पॉपुलर हेलीकॉप्टर है, और ये हेलीकॉप्टर ने लैंड किया था माउंट एवरेस्ट पे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके बारे में, और ग्लोबली इसको बहुत अच्छा आंका जाता है। तो वो भी भारत के अंदर बनने जा रहा है। फिर डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, जो नागपुर में उन्होंने कंपनी खोली थी 2017 में, और जो बिजनेस जेट बना रहे हैं इस समय वहां पे, तो फैल्कन 2000, तो वो वाले बिजनेस जेट के साथ साथ ये रफाल भी बनाएंगे। उस वहां पे भी रफाल असेंबल भी किए जाएंगे, बनाएंगे भी। और साथ में 50% के करीब जो होंगे इसके कंपोनेंट स्ट्रक्चर, वो भारत के अंदर बनेंगे। बाद में इस फिगर को बढ़ाया जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, उन्होंने डसॉल्ट एविएशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि फ्यूजलाज जो है भारत के अंदर बनेंगे हैदराबाद में। और वो केवल सिर्फ हमारे लिए नहीं बनेंगे, वो बनेंगे ग्लोबल कंट्रीज के लिए जो चाहती हैं रफाल खरीदना। इस समय जो रफाल का ऑर्डर है वो 533 के करीब है, जिसमें से 220 के करीब बच गए हैं। 10 कंट्रीज हैं इसको इस्तेमाल करती हैं या करने जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इस्तेमाल करते हैं फ्रांस एयरफोर्स को, अगर फ्रेंच एयरफोर्स को छोड़ दें तो उसके बाद यूएई, कतर और इंडोनेशिया, और साथ में कई और देश जो है, मिडिल ईस्ट, इजिप्ट हो गया, क्रोएशिया हो गया, वो भी इसको खरीद रहे हैं। और उनमें से कईयों के ऑर्डर अभी पेंडिंग है। और जो फ्रांस की कैपेबिलिटी है वो सिर्फ 24 से 25 जहाज एक साल में बनाने की है। उसको बढ़ा के वो 36 करेंगे, फिर 48 करेंगे, तब भी वो इतना बड़ा बैकलॉग पूरा नहीं कर सकते अगर भारत के अंदर उसके कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे। तो हम इस डील को इस तरीके से भी देखें कि भारत का जो पूरा एविएशन इकोसिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा इस डील के साथ। उससे ना केवल ये एमआरओ बन रहा है, M88 का एमआरओ बनेगा हैदराबाद में। अभी वहां पे जो एमआरओ है, एमआरओ क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल, यानी कि वो कंपनी की तरफ से बनाए गए सेंटर होते हैं जहां पे इंजन का पूरा ओवरऑल किया जाता है। तो वो वाला जो सेंटर है भारत में ऑलरेडी बन चुका है लीप इंजन के लिए, और इस साल से लीप इंजन की शुरू हो जाएगी ओवरऑलिंग। लेकिन M88 जो कि रफाल के अंदर फिटेड है, ये वाला इंजन जो कि 75 किलो न्यूटन का है, इस इंजन को भी यहाँ पे ओवरऑल किया जाएगा, और आने वाले समय में इस इंजन को यहाँ बनाया भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं खाली भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना के लिए रफाल नहीं बनाए जाएंगे, ये पूरे विश्व में जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं रफाल के, उसमें भी भारत का योगदान होगा। और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ दिखाता है। ये आज के लिए नहीं होगी, इसी पार्टनरशिप की वजह से सबमरीन्स में, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, हेलीकॉप्टर्स को बनाने में, इनफैक्ट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आप हैरान होंगे कि जो भारत को ALH हेलीकॉप्टर के इंजन की प्रॉब्लम आती थी, ये बहुत अंडर पावर्ड और बहुत क्रैशेस होते थे, तो वो वाला इंजन, शक्ति इंजन, उसके अंदर फ्रेंच कंपनी साफरान ने ही बना के दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सारा एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जहां पे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन रही है, और फ्रांस रिलायबल है। हम हमेशा देखते हैं कि अमेरिका, मेरा प्रश्न बैल साहब ये था कि राफेल के पास ऐसी क्या ताकत है जो दुनिया में बाकी किसी फाइटर जेट के पास नहीं है, और दुनिया में उस कैटेगरी के और भी फाइटर जेट हैं, हम राफेल को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं? मेरा प्रश्न ये। मुझे आपका क्वेश्चन आवाज नहीं आई, एक बार आप थोड़ा जोर सा बता दीजिए प्लीज। जी, अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बेटर है सर। मेरा प्रश्न यह है कि राफेल में ऐसी क्या खासियत है जो दुनिया में किसी और फाइटर जेट में नहीं है, और अगर राफेल के कैटेगरी के और फाइटर जेट दुनिया में उपलब्ध हैं तो फिर हम राफेल को ही क्यों चुन रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। सबसे पहले जो रफाल की कैपेबिलिटी है, अगर मैं कहूं कि J-20 जहाज है जो चीन के पास इस समय 300 के करीब है, वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है।
और पाकिस्तान के पास सिर्फ J-10C और JF-17 है जो कि 4.5 जनरेशन है। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ देखें तो रफाल कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत अच्छी हैं, और खासकर अब हम F4 वर्जन ले रहे हैं। जो 90 के करीब आएंगे वो F4 वर्जन होंगे और 24 के करीब होंगे F5 वर्जन। तो जो F4 वर्जन है उसका रेडार भी बेहतर है, उसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, और साथ साथ में ग्राउंड, मोबाइल, टारगेटिंग इंटेलिजेंस और टारगेटिंग ट्रैकिंग करने की क्षमता है। तो यानी कि ना केवल हवा से हवा में टारगेट पिक करेगा, जो हवा से ग्राउंड के टारगेट है जैसे कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हो गए, बंकर हो गए टेररिस्ट के, या फिर जो दूसरे उनके टैंक्स या आर्मी के टारगेट सिस्टम्स हो गए, तो उनको पिकअप करने में भी बेहतर क्षमता होगी। और तीसरी चीज आ जाती है कि लंबी दूरी की मिसाइल्स, एयर टू एयर मिटियोर मिसाइल अभी हम इनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, 200 किलोमीटर से ऊपर है, और ये बेहतर मिसाइल है जो कि PL-15 से बेहतर है जो पाकिस्तान के पास है। और दूसरी चीज आ जाती है एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जो हम स्कैल्प इसमें अभी खरीद रहे हैं, इनके साथ स्कैल्प भी खरीद रहे हैं। स्कैल्प की रेंज आती है 360 से लेके 550, 360-70 से लेके 550 किलोमीटर तक ये जा सकती है ये मिसाइल। यानी कि भारत के अंदर रहते हुए, 200 किलोमीटर अंदर रहते हुए, पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से इस मिसाइल अच्छा, का हाल इस्तेमाल फिलहाल में करते हमने हुए। कहां पर राफेल को इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा दर्शकों के लिए आप बता सकें, कहां हमने राफेल का अब तक इस्तेमाल किया है, और जब हमने इस्तेमाल किया तो हमारा एक्सपीरियंस उसे लेकर कैसा रहा है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास 2 स्क्वाड है, 36 ऑप सिंदूर के अंदर हमने इसका इस्तेमाल किया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक स्क्वाड रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में और एक स्क्वाड रखते हैं पंजाब के अंदर, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर वेस्टर्न थिएटर में आती है तो रफाल का इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉर्दर्न या ईस्टर्न थिएटर में आती है तो दूसरा रफाल वहां से इस्तेमाल किया जा सकता है, दूसरा स्क्वाड। हमने इसका इस्तेमाल किया था टेररिस्ट टारगेट को अटैक करने के लिए, और जो उसके रनवेज हैं उनके, आप पाकिस्तान की 11 से 12 एयरफील्ड्स पे जो हमले किए, हमने 2 सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, Su-30 कॉम्बिनेशन ब्राह्मस के साथ और दूसरा रफाल कॉम्बिनेशन स्काल्प के साथ। तो इन दोनों ने जो किया है, हमले जो किए थे वो इतने अच्छे हमले किए थे कि पाकिस्तान के 11 से 12 एयरफील्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं तबाह और बर्बाद हो गई थी। आपको याद होगा इनका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि 88 आवर्स के अंदर, 88 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। तो ये जो कैपेबिलिटी रफाल कॉम्बिनेशन जो होती है, लंबी दूरी के रेडार, लंबी दूरी की मिसाइल्स, उसकी जो कॉम्बिनेशन है, उससे हम इवन J-20 को भी लेने की सोच सकते हैं जो F4 वर्जन है, और खासकर जब F5 वर्जन आएगा तो वो कहीं ना कहीं उससे भी बेहतर होगा, थोड़ा सा बता J-20 से दीजिए कहीं F3, ज्यादा F4, बेहतर होगा। F5 में क्या फर्क होगा? सुपर राफेल किसे कहा जाता है जो 2030 के बाद आपको मिलेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगेन आपने पूछा है। F4 और F5, F3 में जो है उसका एक वर्जन ऑफ रेडार है, उसका अपग्रेडेड वर्जन जो RBE-2 AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, वो F4 के अंदर है। तो उसकी क्षमता जो है 200 से ऊपर किलोमीटर की है, पर जो F5 में फिटेड होगा उस रेडार की क्षमता होगी 300 से 400 किलोमीटर, उससे भी बेहतर। भारत में भी एक रेडार बन रहा है विरूपक्षा, जिसकी रेंज इसके आसपास होगी, जो आज से 2 या 3 साल के बाद फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो एक तो इसमें रेडार बहुत ही बेहतर होगा, दूसरा स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो कि इतना इफेक्टिव नहीं था पहले F3 में, F4 में बहुत ही अच्छा है, और साथ में उसमें डेटा ट्रांसफर करने की क्षमता है। यानी कि ना केवल उसके अपने जो रेडार से पिकअप करता है टारगेट सिस्टम्स हवा में और ग्राउंड में, वो दूसरे जो टारगेट सिस्टम दूसरे जहाज भी पिकअप करते हैं या दूसरे जहाजों को या ड्रोन्स को वो दे सकता है। तो यानी कि इसके अंदर एक मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी। और भारत में जो HAL बना रहा है कैट्स वॉरियर, जो कि एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट होगा कि ड्रोन जाएंगे फाइटर जहाज के साथ, और फाइटर जहाज का जो डेटा है हवा से, जो टारगेट ग्राउंड के हो या हवा दूसरे टारगेट सिस्टम्स हो, वो देगा रफाल इनको, ड्रोन्स को, और ड्रोन्स उसको डिस्ट्रॉय करेंगे वहां जाके कामाकाजी अटैक करके। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सा बन जाएगा जहां पे डेटा ट्रांसफर बहुत आसानी से हो सकेगा, नेटवर्किंग हो सकेगी, और मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग ऑपरेशंस किए जा सकेंगे। अभी हमारे पास जो राफेल हैं वो कौन सी जनरेशन के हैं? ये F4 और F5 जो होंगे वो कौन सी जनरेशन के होंगे, और कैसे पता चलती है किसी फाइटर जेट कौन सी जनरेशन का है?
आप देखिए जो फोर्थ जनरेशन था वो ट्रूली मल्टी रोल था। उसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम वगैरह लगाए गए थे, जैसे कि हमारा Su-30 MKI है। 4.5 जनरेशन क्या होता है, जिसमें लो ऑब्जर्वेबिलिटी होती है, यानी कि उसका रेडार क्रॉस सेक्शन 0.1 to 1 स्क्वायर मीटर पे आ जाता है। और सबसे ज्यादा कम कहाँ होता है, नोज प्रोफाइल पे, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्टिव सरफेस कम होता है। और सबसे ज्यादा होता है साइड प्रोफाइल, फ्यूजलाज के प्रोफाइल पे, जहां सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो था हमारे पास F3 वर्जन, उसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन था वो 0.1 to 1 स्क्वायर मीटर है। पर जो J20 है उसका है 0.01 to 0.1, यानी कि वो एक जनरेशन आगे है स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। इसे जहां आसान पे हम शब्दों रफाल में, इसे थोड़ा सा और आसान शब्दों में अगर आप दर्शकों के लिए समझाएं कि जब आपका फाइटर जेट दूसरे देश की सीमा में एयर उसमें दाखिल करता है तो वो अपने रडार के जरिए पकड़ नहीं पाता है कि आपका फाइटर जेट वहां दाखिल हो गया है। यही स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। बहुत अच्छे। हाँ। तो इसमें अगर हमारा जो रफाल F3 है, अगर उसको J20 का रेडार हो तो वो उसे 150 से किलोमीटर के आसपास पकड़ लेगा। लेकिन रफाल J20 को 110 के किलोमीटर के आसपास पकड़ेगा। और उसके बाद ही, जब पकड़ेगा उसके बाद ही आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन इसको जब हम डेटा साथ में लिंक करते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है, एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसको कहते हैं एक जहाज जिसके ऊपर रेडार लगा होता है, जो हमारे पास 6 के करीब है जहाज, पाकिस्तान के पास 9 है, और 30 के करीब है चीन के पास। तो ये जहाज क्या करते हैं, ये रेडार से, अपने रेडार से वेल इनसाइड पकड़ लेते हैं दुश्मन के जहाज को। तो J20 को पहले ये रेडार पकड़ेगा और वो लिंक कर सकता है रफाल के साथ। और रफाल भी, वो जो कैपेबिलिटी थी J20 की, वो उसमें मार्जिनलाइजेशन आ जाएगा। दूसरी बात आ जाती है कि जो वेपन सिस्टम है J20 के अंदर, क्या उस तरह के इफेक्टिव वेपन सिस्टम लगे होंगे, इस बात पे मेरा बहुत बड़ा डाउट है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा PL-15 जो एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल की गई थी पाकिस्तान से, तो हमारे बच्चे लेके घूम रहे थे उसको, तो वो गिरी हुई आपको मिली थी। इसका मतलब है कि वो PL-15 मिसाइल है वो उतनी अच्छी नहीं है। चीन के सिस्टम्स आपने खुद ही देखे, चीन के जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, जो रिलायबिलिटी होती है ना, वो कम होती है। पाकिस्तान में सारे सिस्टम ध्वस्त हो गए, खरीद रहे हो, बैटरी खरीद रहे हो। मैं एक बहुत गंभीर चीज की तरफ आपका ध्यान लेकर जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत में हमने जिक्र भी किया था। चीन पाकिस्तान से 2 मोर्चों पर निपटने के लिए भारतीय वायुसेना में 42.5 स्क्वाड्रन मंजूर किए गए थे। एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। इस वक्त भारत के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है जो ऑपरेशनल हैं, यानी कि जरूरत से 13 स्क्वाड्रन कम है। इसमें भी अगले 10 साल में जैगुआर, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे कई मौजूदा फ्लीट जो हैं वो रिटायर हो सकते हैं। इसलिए अब सवाल है कि 114 नए राफेल की डील कितनी इंपॉर्टेंट है। 42.5 स्क्वाड्रन पूरे होने में हमें कितना वक्त लगेगा, और जब चीन 6th जनरेशन के जेट पर आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के जेट्स मिल रहे हैं, तो भारत के पास स्ट्रेटेजी क्या है निपटने की। यह 1960 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तय हुआ था कि 42.5 स्क्वाड्रन होने चाहिए। हम 42.5 स्क्वाड्रन कभी पूरे नहीं कर पाए, और हम आज 29 पर हैं। पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे नहीं है, 25 पर है, और चाइना 66 स्क्वाड्रन पर है। विशाल जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट करूंगा, जो आपने इतने अच्छे तरीके से जो चीज मेरे को बतानी चाहिए वो आपने मुझे बताई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे पहलू हैं, क्योंकि मैं तो पूरा उम्र ब्रीथ और खाया है मैंने वायु स्पेस को, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एबिलिटी में 2-3 चीजें आ जाती हैं। अब देखिए, हमारे पास, हम कह रहे हैं ना, हमारे 12 स्क्वाड्रन को हम 10 साल बाद रिटायर कर देंगे। अब पाकिस्तान का देखिए, उनके पास 20 स्क्वाड्रन है, और 20 स्क्वाड्रन में से उनके 5 स्क्वाड्रन मिराज 3, मिराज 5 के हैं, जो 40 साल पूरे कर चुके हैं, और उनके F7P 2 स्क्वाड्रन है, यानी कि MiG-21 जैसे 2 स्क्वाड्रन है। ये 7 स्क्वाड्रन है या नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है इनमें। तो ये 7 स्क्वाड्रन को अगर मैं कम कर दूं तो उनके पास भी 13 स्क्वाड्रन रह जाते हैं। और उनके पास अगर JF-17 को देखूं तो 8 स्क्वाड्रन है, और अगर J-10 को देखूं तो मैक्सिमम 2 हो जाएंगे, तो 10 हो गए, और बाकी 2 आने हैं अभी, यानी कि आने वाले स्क्वाड्रन तो हम गिन नहीं सकते। और F-16 को देखें तो उनके पास 75 के करीब F-16 है, 4 स्क्वाड्रन है, लेकिन उसमें से सिर्फ 22 F-16 C&D है, जो कि 15 साल के अंदर की रेंज के हैं, जिनकी उम्र पूरी हुई है, वो अच्छे मॉडल है।
तो बाकी इन दो स्क्वाड को मैं हटा दूं तो दो स्क्वाड तो F-16 के भी वो A एंड B वर्जन वाले हैं, जिसके लिए $686 मिलियन का सामान दे रहा है अमेरिका। अब देना शुरू करेगा, बनते बनते तो उसको 3-4 साल और लग जाएंगे। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं, उनके 9 स्क्वाड मैं कम कर सकता हूं, तो उनके पास बचे कितने 20 में से 11 स्क्वाड, वो उनके इफेक्टिव है। भारत के सामने वो कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बहुत हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अब आ जाता है हमारा दूसरा जो मेन स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, वो है चीन। आपने बिल्कुल सही कहा, 66 स्क्वाड है उनके पास 300 J-20 है। 300 J-20 का मतलब है 15 स्क्वाड तो सिर्फ J-20 के ही है उनके पास, और उसके बाद उनके पास J-35 57 है, यानी कि 2 या 3 स्क्वाड J-57 के हैं, लेकिन J-35 के, माफ कीजिएगा, J-35 के। पर J-35 वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी शिप्स के ऊपर, कैरियर बेस पे, तो उनको मैं इसके साथ गिनूंगा नहीं। जैसे हमारे 26 रफाल आ रहे हैं, नेवी के पास रहेंगे, तो उसको एक्चुअली मैं अपनी वायुसेना में गिनूंगा नहीं। लेकिन दूसरी चीज आ जाती है कि उनके पास ओवरऑल जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है 1700 के करीब फाइटर स्क्वाड्रन्स है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें से 1300 के करीब 4th जनरेशन या 4th जनरेशन प्लस है। लेकिन टोटल अगर मैं एयरफील्ड्स देख लूं तिब्बत में 37 है, लेकिन 37 में हेलीपोर्ट्स भी हैं, ALGs भी हैं, तो अगर फाइटर स्क्वाड्रन के लिए देखूं तो 14-15 है। तो उस पे वो कितने जहाज रख सकते हैं? तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर 25 से 30 स्क्वाड्रन रख सकते हैं वहां पे। उसको अगर मैं देखूं तो टिबेटन ऑटोनोमस रीजन के अंदर हम अपनी शक्ति को होल्ड कर सकते हैं अगर हम जल्दी से जल्दी ये 6 स्क्वाड्रन्स का इनॉग्रेट करें और सुखोई 30 को अपग्रेड करें। एक सुखोई 30 का सुपर 30 अपग्रेडेशन प्लान गवर्नमेंट का है, जो वो अपग्रेड करना चाहती है। अब आपके चैनल के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये दोनों जगह पे, रफाल खरीदने में, सुपर 30 अपग्रेड करने में, और साथ में अगर हो सके तो हम 3 या 4 स्क्वाड्रन सुखोई 57 के अगर ले लें, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी चीन को भी टैकल करने के अंदर। पर क्या हम ये 42.5 स्क्वाड्रन पूरा करने की दिशा में उतने सीरियस हैं? क्योंकि बात तो बहुत लंबे समय से चल रही है। भारत को वो 42.5 स्क्वाड्रन का टारगेट जो 1960 में हमने अपने लिए तय किया था, आपके मुताबिक क्या उतना काफी है, या वक्त आ गया कि उससे भी आगे जाने की जरूरत है? देखिए, एक्चुअली हमारा 2 स्क्वाड नहीं, अब तो मैं कहूंगा 2 फ्रंट नहीं, 2.5 फ्रंट वॉर है। चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार में हमारे जो उल्फा एलिमेंट्स वहां के सैगोंग डिवीजन से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2.5 to 3 फ्रंट लड़ाई हमको लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि आज के जहाज और जो 1960 के जहाज थे, उसमें बहुत फर्क है। उस समय एक जहाज एक ही रोल कर पाता था, तभी उनको सेकंड जनरेशन कहते थे। थर्ड जनरेशन तो 1980 में आए कहीं जाके। सुपरसोनिक थे, मिसाइल्स थी, लेकिन सब कुछ बेसिक था। एक्टिव मिसाइल्स भी नहीं थी, सेमी एक्टिव मिसाइल्स थी। तो अगर उस टाइम की रिक्वायरमेंट अगर हमें 42 स्क्वाड्रन की थी, तो आज अगर मेरे को भारतीय वायुसेना को 36 स्क्वाड्रन मिल जाए, जो कि 4th या 5th या 6th जनरेशन के हो, 4th और 5th जनरेशन के, तो हमारे लिए हम अपना रोल बाखूबी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ हमें फोर्स मल्टीप्लायर्स की जरूरत है। अभी हमारे पास सिर्फ 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, हमें कम से कम 12 से 18 चाहिए होंगे अगर हमें अपनी आइलैंड टेरिटरीज को भी देखना है। और हमें एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हमारे पास सिर्फ 6 हैं, हमको वो लेने होंगे कम से कम 18। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है, इस पे भी विचार किया जा रहा है। 6 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम हम अच्छा लेने बैल साहब, वाले एक और हैं। बड़ी बात साथ में हमने जो पिछले कुछ वक्त में देखी है कि धीरे धीरे करके दुनिया भर में जितने भी युद्ध हो रहे हैं, उसमें एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हम और किसी को भी देखें आप, चाहे रशिया यूक्रेन देख लें, और इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ हो रहा है वो देख लें, हर जगह पर एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। वो समय नहीं कि आप अपने सैनिकों को आगे बढ़ाएंगे, टैंक चलेंगे, तोपें चलेंगी, उसके बजाय समय यह आ गया है कि आप एयरफोर्स का ही इस्तेमाल करेंगे। फाइटर जेट जाएगा, चुपचाप उड़कर अपना काम निपटाकर वापस आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है। जो आज के मॉडर्न युद्ध हैं, उसमें दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक है फाइटर जहाज, जो कि 5th जनरेशन या 6th जनरेशन के हों। अभी तक 6th जनरेशन का कोई भी ऑपरेशनल नहीं है, सिर्फ प्रोटोटाइप्स फ्लाई कर रहे हैं, चाहे वो F-47 है, चाहे जो चाइना का J-36 और J-50 है। लेकिन 5th जनरेशन जहाज आज के टाइम में 4th और 4.5 एंड 5th जनरेशन होने बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है ड्रोन्स, भारी संख्या में ड्रोन्स का होना भी बहुत जरूरी है।
और तीसरी बात है लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स। हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए, लॉन्ग रेंज रेडार्स और लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स। अगर लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम्स हो और लॉन्ग रेंज रेडार हो तो हम बहुत दूर से दुश्मन के टारगेट्स को अटैक करके अपने आप को सर्वाइवेबल रख सकते हैं, तो हमको उतने नंबर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी चीज आ जाती है कि अब दुश्मन से बचना, क्योंकि दुश्मन भी तो वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है या एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अभी तक टेस्टिंग स्टेजेस में थे, उनको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। जो सुदर्शन चक्र की बात कर रहे थे, उनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। और साथ में हमको एडिशनल जो S-400 जैसे लॉन्ग दूरी के जो वेपन सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको खरीदना पड़ेगा। तो हम खरीद भी रहे हैं, लेकिन वो समय जो है हमारे इधर थोड़ा एक इशू आता है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में समय लगना। और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के इतने एलिमेंट्स होते हैं कि जब तक आप खरीदते हैं वो टेक्नोलॉजी ही कहीं ना कहीं उसकी इफेक्टिवनेस कम होनी शुरू हो जाती है। तो वो वाला प्रोसेस एक जगह अगर हम ध्यान दे दें तो आप देखेंगे कि भारत इस समय भी, आगे भी और आने वाले समय में, अगर 2035, ये हमारे जितने प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर 2035 से 40 के बीच में आप देखिएगा, वी विल बी अ ग्लोबल प्लेयर। हम ग्लोबल प्लेयर होंगे डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, हम ग्लोबल प्लेयर होंगे एरोस्पेस में, हम ग्लोबल प्लेयर होंगे इंजन बनाने में, क्योंकि साफरान के साथ हम $7 बिलियन का हमने डील किया, जो 10 साल लगेंगे बनने में। लेकिन जिस दिन ये बन गए, वो मोस्ट एडवांस्ड इंजन होगा उस समय का। तो कहीं ना कहीं एक को डेवलपमेंट की फिलॉसफी जो पहले हम नहीं फॉलो कर रहे थे, जो अब कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी है। ये भारत आज उस स्टेज पे है कि अगर हमको थोड़ा बूस्ट जो कि अब मिल रहा है, उसकी वजह से वो ट्रैजेक्टरी इतनी ऊपर चली जाएगी कि उसके बाद कभी भी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। दो वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में, उसका हिंदी में कोई अनुवाद नहीं है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आज हम हैं। और आज अगर ये इसमें गति बढ़ा दें तो भारत एक ऐसा देश होगा कि इवन ट्रंप भी, तब ट्रंप के जैसे कोई होंगे तो वो भी टैरिफ नहीं लगा सके। वो तो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत की ताकत क्या है, और चीन के हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान जो हमसे लड़ना चाह रहा था, कैसे उसने मुंह की खाई, वो हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया बैल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए।